प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं यानी क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। इनका कई क्लास हमने ले चुके हैं पीछे। आज यह उससे अगला क्लास होने जा रहा है, यानी 4 क्लास ले चुके हैं, यह 5वां क्लास होने जा रहा है। 5वां या तो 6ठा ये क्लास होने जा रहा है, क्योंकि मुझे भी गिनती याद नहीं है अभी, थोड़ी सी कई क्लास ले चुके हैं। इसीलिए यानी कल जहाँ तक हमने पढ़ा दिए थे, आज उससे आगे ये क्लास लेने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करके कहना चाहता हूँ कि आप लोग कंटिन्यू बने रहने का प्रयास करिएगा इस चैनल के माध्यम से। ऊपर में जो आपको जो कुछ भी दिखाई पड़ रहे हैं, यानी फ्री PDF, व्हाट्सएप नंबर यानी दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुट जाइएगा, ताकि आपको PDF है डेली भेजा जाएगा यहाँ से। और PDF जो है फ्री है इस साल, कहते हैं शुरुआत किया है तो फ्री से मैं शुरुआत करूँगा। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा और निवेदन यही करूँगा कि आप सभी मन लगा कर पढ़िए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले मैंने प्रत्येक दिन क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यानी मोटिवेशन जिसे कहते हैं, ताकि आपका मनोबल टूटे नहीं, पढ़ाई में मन लगे। तो चलिए कुछ मोटिवेशन मैं आज के भी यहाँ पे कुछ बता दे रहा हूँ आपको। ठीक, ये लाइनिंग तो आ गई, लेकिन थोड़ा सा इनको देखिए, ये लाइनिंग आ गई है, मोटिवेशन का लाइन जो ये आगे है, थोड़ा सा इनको हम बड़ा करके आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े आपको। बिल्कुल, और बड़ा क्या किया जाए। थोड़ा सा इनको वेट करने का प्रयास करिएगा। इस लाइनिंग को मैं क्या करता हूँ, सीधा करने का प्रयास करता हूँ, नहीं तो रहने देते, ऐसे ही रहने देते, कोई बात नहीं। थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ। ठीक, बिल्कुल अभी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम दिखाई देने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। अब बिल्कुल आपको ये लाइन जो है ना बिल्कुल दिखाई पड़ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस लाइन को मैं पढ़ के बताता हूँ, ये लाइन का कहने का अर्थ क्या है, यानी तात्पर्य क्या है। देखिए, हर रात के बाद एक सवेरा होता है, यानी कहता है कि हर रात के बाद क्या होता है, एक सवेरा होता है। हर दर्द के पीछे कोई सबक गहरा होता है। बात ये बिल्कुल देखिए, हर रात के बाद एक सवेरा होता है, बिल्कुल ये रात होता है तो हर रात के बाद सवेरा होगा जरूर। यदि मेहनत करिएगा आप लगातार तो एक न एक दिन आप जरूर सफल हो जाएगा। कहते हैं हर रात के बाद एक सवेरा होता है, हर दर्द के पीछे कोई सबक गहरा होता है। मत हार मानो, कह रहा कि मत हार मानो इन ठोकरों से। कह रहा आपके जीवन में जो ठोकरें आते हैं, इनसे हार मत मानो ए दोस्त, क्योंकि हर ठोकर पे ही तो रास्ता सवेरा होता है। यानी देखिए, हर मोड़ पर, हर ठोकर पर आपका जिंदगी का कुछ नया शुरुआत होगा। इसीलिए कहता है कि ठोकर खाने से अकल बढ़ती है। ये नहीं कि ठोकर खाने से आप हार मान लीजिए, बिल्कुल आपको हार नहीं मानना है। कहता है कि हर रात के बाद एक सवेरा होता है, हर दर्द के पीछे कोई सबक गहरा होता है। मत हार मानो इन ठोकरों से ये दोस्त, क्योंकि हर ठोकर पर तो रास्ता सवेरा होता है। हर ठोकर पर ही तो रास्ता क्या होता है, सवेरा होता है। यानी आप यदि ठोकर खाते हैं, आपको कुछ न कुछ अकल मिलती है। इसीलिए ठोकर खाने से ही अकल मिलती है, तो क्यों ना आप ठोकर से क्यों घबराए, उनसे लड़ते रहो। जब तक ठोकर आपके जीवन में आते हैं तब तक तो लड़ते रहो, उसके बाद एक दिन ठोकर आना ही भाग जाएगा आपके ज़िंदगी से।
हम कहते हैं, आपको ये वादा करते हैं कि यदि आप लगातार मेहनत करिएगा तो आप क्या एक दिन आगे बढ़िएगा। और आगे बढ़ने से ही सब चीज़ होती है, मेहनत करने से आप सब चीज़ हासिल कर सकेंगे। बिना मेहनत का कुछ भी आपके शक हासिल नहीं होगा। हम कहते हैं कि मेहनत आप लगातार करिएगा, और लगातार मेहनत ये नहीं कि आज यदि हम 10 घंटा पढ़ लिए, एक दिन यदि 5 घंटा पढ़ लिए, कल कुछ पढ़ भी नहीं किया तो ये तो नाकामी हुआ, ये तो बुद्धिमानी नहीं। डेली यदि आपसे यदि सेल्फ स्टडी आप 3 घंटा भी करते हैं तो 3 ही घंटा कीजिए। हम ये आप नहीं कहते कि 5-6 घंटा 8 घंटा कीजिए, लेकिन डेली कीजिए। आप सेल्फ स्टडी यदि 3 घंटा करते हैं तो 3 घंटा डेली कीजिए। चलिए, आज के क्लास में ये बात हो गया। अब चलते हैं इससे क्लास में आगे कहाँ तक पढ़ा चुके थे, वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ से मैंने आपको पढ़ा चुके थे। इनको सबसे पहले हटा देने का प्रयास करूँगा मैं, थोड़ा सा कलर बनाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से बिल्कुल कलर भी बन गया है, बिल्कुल कलर आ गया है। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं इन सब चीज़ों को कि कल मैंने कहाँ तक क्लास में पढ़ाए हुए थे। चलिए आइए तो यहाँ पे देखते हैं। यानी बिस्मार्क तक मैंने बता दिए थे, ये सब चीज़ें तो बहुत पहले हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो इन सबको बारी से सभी वीडियो देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बन गया, हिस्ट्री का प्लेलिस्ट खोलिएगा, सारा वीडियो आपको लाइन बाय लाइन दिखाई पड़ने लगेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे देखने का थोड़ा सा भी बात हम कर लेंगे। यहाँ पे देखने का बात कीजिए बिल्कुल एक बेहतरीन तरीक़ा से। कहाँ आ गया, कहाँ गया? तो गैरीबाल्डी के बारे में बात किए थे। बिस्मार्क, बिस्मार्क कहाँ चल गया? बिस्मार्क तो भाई रह गया पीछे, बिस्मार्क तो पीछे रह गया। देख लेते बिस्मार्क कहाँ पे है। ऑस्ट्रिया आ गया बिस्मार्क। बिस्मार्क 3 युद्ध लड़े थे। यहाँ तक मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने बता दिए थे बेहतरीन तरीक़ा से। अब इससे आगे के क्लास में करवाने जा रहा हूँ एक बेहतरीन तरीक़ा से। सब चीज़ आप समझने का प्रयास करिएगा बहुत ही शानदार तरीक़ा से। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं, आशा दिलाते हैं कि आप लोग मेहनत करिएगा, एक दिन जरूर सफल हो जाइएगा। मेहनत से कभी आप घबराइएगा। मेरा एक ही सिद्धांत है, मेहनत से मत घबराइएगा। जितना आप मेहनत करिएगा उतना निखरिएगा। चलिए यहाँ पे अब इस देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट होते हैं आज की क्लास एक बेहतरीन तरीक़ा से। अब यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर यह 4 है, कारण जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था? कहा कि जर्मनी का एकीकरण जो हो रहा था ना, बिस्मार्क का उसमें क्या योगदान था? बिस्मार्क का काम ही था सभी लोगों को एकजुट करना। जो देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं उनको एकजुट करना। तो इसीलिए इसमें पूछा जा रहा क्वेश्चन आपसे, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था? देखिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। यहाँ देखिए कहा बिस्मार्क ने जर्मनी को एक करने के लिए रक्त और लौह नीति अपनाई। कहा बिस्मार्क ने जर्मनी को एक करने के लिए क्या क्या रक्त और लौह नीति अपनाई। यानी आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या किया, तो आपसे कहिएगा रक्त और लौह नीति अपनाई। बिस्मार्क ने जर्मनी को एक करने के लिए या एकीकरण करने के लिए, यहाँ पे एक करने, एकीकरण का अर्थ होता है एकजुट करना, एक करना। क्या होता है, जैसे आप कुछ चीज़ मार्केट से खरीद के ले जा रहे हैं, यदि कोई चीज़ रास्ते में गिर जाते हैं उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, यानी एक जगह जमा करते हैं। फिर से प्लास्टिक से कोई चीज़ फट के गिर जाते हैं, आप एक चीज़ को फिर बटूर क्या करते हैं, उसको जमा करते हैं। इसीलिए किया गया एकीकरण का अर्थ क्या होता है, इकट्ठा करना, एक करना। इसीलिए कहा जाता है बिस्मार्क ने जर्मनी को एक करने के लिए रक्त और लौह नीति अपनाई। क्या अपनाया? रक्त एवं लौह नीति अपनाई। उसने कहा कि भाषणों से कुछ नहीं होगा। उसने क्या कहा कि भाषणों से कुछ नहीं होगा, इसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। बिस्मार्क ने क्या कहा कि भाषणों से कुछ नहीं होगा, इसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। उसने एक मजबूत सेना बनाई। बिस्मार्क ने क्या, रक्त एवं लौह नीति तो अपनाई और एक मजबूत सेना का गठन किया जिसमें सैनिकों को अच्छा खाना, सुविधा और समय पर वेतन दिया जाता था। जिसमें क्या किया, यह सैनिक का गठन जब किया तो उसमें क्या किया, सैनिक को अच्छा भोजन, सुविधा और समय पर वेतन दिया जाता था। सैनिक को यानी हर तरह से सुविधा मिल रहा था। सैनिक को हम कहेंगे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दिया बिस्मार्क ने। और ये क्या लौह एवं रक्त नीति का अपनाई और क्या किया, इन्होंने मजबूत सेना का गठन किया।
फिर से इस लाइन को समझने का प्रयास करिएगा। आप भूल जाइएगा, भूलने का प्रयास नहीं किया। क्लास में ही मैं आपको इस तरह से बता दूंगा तोड़ तोड़ के कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना तो करना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ आप देखिए, कारण जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था। देखिए, बिस्मार्क ने जर्मनी को एक करने के लिए रक्त और लोह नीति अपनाई। उसने कहा कि भाषणों से कुछ नहीं होगा, इसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। उसने एक मजबूत सेना बनाई जिसमें सैनिकों को अच्छा खाना, सुविधा और समय पर वेतन दिया जाता। समय पर क्या दिया जाता था? वेतन दिया जाता था। अब यहाँ पे देखिए, बिस्मार्क करे 3 युद्ध लड़े। बिस्मार्क आपसे पूछेगा बिस्मार्क कितने युद्ध लड़े, तो आप बताइए बिस्मार्क 3 युद्ध लड़ा। अब देखते हैं पहला युद्ध, देखते हैं डेनमार्क का युद्ध लड़ा। पहला युद्ध बिस्मार्क क्या लड़ा? डेनमार्क का युद्ध 1864 ईस्वी में। आपसे पूछेगा डेनमार्क का युद्ध कब लड़ा गया था, आप कहिएगा 1864 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1864 ईस्वी में लड़ा गया था। बिस्मार्क का युद्ध कब लड़ा गया था? डेनमार्क का युद्ध कब लड़ा? यानी 1864 ईस्वी में लड़ा। अब यहाँ पे देखिए, करा इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए। करा पर्सा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर डेनमार्क को हराया। 2 देश यानी पर्सा और ऑस्ट्रिया एक मिलकर डेनमार्क को हराया। पर्सा को स्वेल्सिंग और ऑस्ट्रिया को होल्स्टिंग मिला। यानी यह युद्ध जो क्या ना 2 क्षेत्र की यानी कब्जा किया इन लोगों ने। स्वेल्सिंग और क्या चाहिए, क्या ऑस्ट्रिया को मिल गया। यानी पर्सा तो ले लिया इसको, स्वेल्सिंग को, और होल्स्टिंग मिल गया ऑस्ट्रिया को। यानी 2 क्षेत्र ये अपना अपना आपस में बांट लिया। अब यहाँ देखिए, ऑस्ट्रिया का युद्ध लड़ा फिर इन्हें 1866 ईस्वी में लड़ा। इस युद्ध में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया और उसे जर्मनी के मामलों से बाहर कर दिया। देखिए बिस्मार्क कैसा आदमी था, एक दूसरे के लड़ा करके इन्होंने मामला को सुलझाया। इस युद्ध में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को हराया। जब ऑस्ट्रिया का युद्ध आया तो ऑस्ट्रिया को हरा दिया और उसने जर्मनी के मामले से बाहर कर दिया ऑस्ट्रिया को। यानी जर्मनी के मामले से ने ऑस्ट्रिया को इस बार बाहर कर दिया। और तीसरा युद्ध लड़ा फ्रांस का युद्ध। तीसरा युद्ध कौन सा लड़ा? फ्रांस का युद्ध लड़ा, जो कि 1870 ईस्वी में लड़ा गया। आपसे पूछेगा फ्रांस का युद्ध कब लड़ा गया, तो आप बताइएगा 1870 ईस्वी में फ्रांस का युद्ध लड़ा गया। फ्रांस का युद्ध कब लड़ा गया? 1870 ईस्वी में फ्रांस का युद्ध लड़ा गया। यहाँ देखिएगा, यह युद्ध सेडाउन के मैदान में हुआ। आपसे पूछेगा यह क्वेश्चन, यह युद्ध किस मैदान में लड़ा गया था? फ्रांस के सेडाउन के युद्ध में हुआ। फ्रांस के हार के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ और बिस्मार्क ने यूरोप का नक्शा ही बदल दिया। जब फ्रांस हार गया, फ्रांस के युद्ध में हार के बाद जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा हुआ और बिस्मार्क ने पूरा यूरोप के नक्शा को ही बदल दिया। इन्होंने क्या उसको युद्ध करके उनको हरा दिया, उन्हीं को जुट करके फिर उनसे युद्ध किया, उन्हीं को हरा दिया। देखिए बिस्मार्क का जाल, देखिए कूटनीतिज्ञ था, हम कह सकते इसको क्या करता है, कूटनीतिज्ञ चाल चल रहा था बिस्मार्क। अब यहाँ आप देखिए, अब इस लाइन को बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको समझाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, वेरी वीवीआई क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, रक्त और लोह नीति का अब से करा, रक्त और लोह की नीति से आप क्या समझते हैं? करा रक्त और लोह की नीति से आप क्या समझ रहे हैं, क्या समझते हैं रक्त एवं लोह नीति? देखिए यहाँ पर उत्तर देखिए, जरा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगिए, इसको हटा देना। यहाँ देखिए उत्तर, रक्त और लोह की नीति का मतलब है कि युद्ध और ताकत के बल पर एकीकरण करना है। कर युद्ध और ताकत के बल पर, यानी कर ताकत के बल पर एकीकरण करना, इस नीति को बिस्मार्क ने अपनाया था। इस विधि को किसने अपनाया? बिस्मार्क ने अपनाया। वह मानता था कि भाषणों और मीटिंग से कुछ नहीं होगा, एकीकरण के लिए मजबूत सेना और युद्ध जरूरी है। एकीकरण के लिए क्या चाहिए? मजबूत सेना चाहिए और युद्ध जरूरी है। यानी बिस्मार्क ने ये बात का यानी समीक्षा किया कि यदि आपको एकीकरण करना है, एकीकरण चाहिए, तो सबसे पहले सेना का गठन करो और युद्ध करना पड़ेगा। मजबूत सेना का गठन किया और युद्ध किया। यानी बिस्मार्क नीति करा, रक्त एवं लोह नीति का मत किसने किया था? रक्त एवं लोह नीति किसने अपनाई था? ये अपनाया था, बिस्मार्क ने अपनाया था। अब यहाँ देखिए, काउंट काबूर के बारे में थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे, आखिर काउंट काबूर का क्या मामला था। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। काउंट काबूर का कौन था? काउंट काबूर कौन था, ऐसा मामला सुनिए। काउंट काबूर ने एक सफल कूटनीतिज्ञ राष्ट्रवादी व्यक्ति था। कौन था? काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ और
ये था राष्ट्रवादी व्यक्ति था, वह निरंकुश शासक का विरोध करता था। वह क्या करता था? निरंकुश शासन का विरोध करता था। उसे पता था कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी रुकावट ऑस्ट्रिया है, इसलिए उसने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से दोस्ती कर लिया। ऑस्ट्रिया को हराने के लिए क्या चीज़ से दोस्ती किया? फ्रांस से दोस्ती कर ली। वह इटली और जर्मनी के क्षेत्रों में सुधार और विकास चाहता था, लेकिन इससे इटली की समस्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। यहाँ फिर से सुनिएगा, काउंट काबूल एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी व्यक्ति था। वह निरंकुश शासन का विरोध करता था। उसे पता था कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ऑस्ट्रिया है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ऑस्ट्रिया है। इसलिए उसने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से दोस्ती की। किसने किया? काउंट काबूल ने दोस्ती कर ली। वह इटली और जर्मनी के एक क्षेत्रों में सुधार और विकास चाहता था। जर्मनी क्या चाहता था? सुधार चाहता था और विकास चाहता था, लेकिन इसमें इटली की समस्या जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। क्या बन गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा कर, इटली के 3 विभूतियाँ कौन थी? इटली का 3 विभूतियाँ था। अब देखेंगे हम कि इटली की 3 विभूतियाँ क्या चीज़ था। यहाँ देखिए उत्तर देखिए, मेजनी, आत्मकाबूर, बुद्धि गैरिबाल्डी, तलवार और क्या करिए अपवाद स्वरूप विक्टर इमैनुअल पूरा शरीर। यहाँ देखिएगा 3 विभूतियाँ था, आत्मकाबूर था, बुद्धि गैरिबाल्डी यानी तलवार, अपवाद रूप विक्टर इमैनुअल पूरा शरीर। अब यहाँ देखिएगा गैरिबाल्डी, ये भी बहुत बढ़िया आदमी था भाई। देखिए गैरिबाल्डी आपसे पूछेगा गैरिबाल्डी क्या था? गैरिबाल्डी हम कहेंगे पेशे से नाविक था। क्या था गैरिबाल्डी? पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी के कार्य को लिखिए। गैरिबाल्डी के कार्य को लिखने के लिए तो देखिए किस तरह से हम गैरिबाल्डी का देखिए। गैरिबाल्डी एक बहादुर सेनानी था। कौन था? आपसे पूछेगा गैरिबाल्डी क्या था? एक बहादुर सेनानी था। 1860 ईस्वी तक इटली काफ़ी हद तक एक हो चुका था। 1860 इटली क्या होता? काफ़ी एक हो चुका था, लेकिन कुछ हिस्से जैसे कि सिसिली और नेपल्स अभी भी बाकी थी। गैरिबाल्डी ने जोर के साथ इन क्षेत्रों को जीतने की कोशिश की। वह पहले नाविक था। वह क्या था? पहले नाविक था, लेकिन फिर सैनिक बन गया। उसे तलवार कहा जाता था क्योंकि वह हमेशा लड़ने से तैयार रहता था। गैरिबाल्डी को तलवार कहा जाता था क्योंकि वह लड़ने से हमेशा तैयार रहता था। उसने लाल कुर्ती नाम की अपनी सेना बनाई थी। आपसे पूछेगा लाल कुर्ती नाम की सेना किसने गठन किया था? गैरिबाल्डी ने किया था। ऑप्शन मार दीजिएगा, ऑब्जेक्टिविटी रहेगा। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा, 1862 ईस्वी में उसने रोम पर हमला किया। 1862 ईस्वी उसने क्या किया? रोम पर हमला किया, लेकिन काबूल ने इसका विरोध किया। अंत में गैरिबाल्डी ने जीते हुए सारे क्षेत्र इटली के राजा विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया और खुद एक साधारण किसान की तरह जीवन बिताने लगा। देखिए जीतने के बाद भी अपना राज्य नहीं भोगा, वो क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया। इस क्वेश्चन को जरा से देखिए तो विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? देखिए जर्मनी के एकीकरण के पीछे समाजवादी सोच थी, जिसके लिए एक मजबूत सेना की जरूरत थी और लोहा और रक्त की नीति अपनाई, जिसमें विलियम प्रथम ने जानता था कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया को हराने बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। यह काम सिर्फ बिस्मार्क कर सकता था। यह काम क्या कर सकता था? बिस्मार्क कर सकता था। अब इस लाइन को देखिए, ये लास्ट पेज है। जब सेना बढ़ाने के लिए संसद में खर्च को लेकर के झगड़ा हुआ तो विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बर्लिन बुलाया और तुरंत बुलाया और पूरा समर्थन किया। इसी सहयोग से बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। देखा विलियम प्रथम का क्या योगदान था। यदि यह संसद में पैसा को लेकर झगड़ा हो रहा था, यदि यह नहीं आता, विलियम प्रथम नहीं सुलझाता, तो फिर दिक्कत हो जाता, फिर परेशानी हो जाता। तो देखिए ज़्यादा चीज़ तो हम एक क्लास में नहीं पढ़ाते हैं। ऐसे चैप्टर नंबर ये जो था आज के क्लास में समाप्त हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।